फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीट्स क्या होती है। द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद टाइम एट ए पार्टिकुलर पोजीशन व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। तो मीनिंग क्या है कि जो बीट्स होती है, बीट्स ये एक तरह का अल्टरनेट वेरिएशन होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। साउंड की इंटेंसिटी अल्टरनेटली क्या करती है, उसके अंदर वेरिएशन आता है टाइम के साथ किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर। कब? जब दो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है, और एम्पलीट्यूड जिनका सेम है, सेम डायरेक्शन में जो ट्रैवल करती है। जब ऐसी दो वेव सुपर इम्पोज करती है तो इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है। इस वेरिएशन को ही हम बोलते हैं बीट्स। उसके बाद हमारे पास बीट पीरियड क्या होता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड। तो ग्राफिकली अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास दो वेव्स गिवन है। एक वेव हमारे पास ये गिवन है, ये देखिए, ये साइन वेव हमने कंसीडर की हुई है, ये जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर दिखाया हुआ है। और दूसरी वेव हमने ये ली हुई है बी, ये दिखाई हुई है बी, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाई है। ये दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल है, नॉट इक्वल, नियरली इक्वल है। ये देखो, इसकी जो है यहाँ पर ये टाइम जो दिखा है T/4 टाइम पर, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड यहाँ आके 0 हो रहा है, बट इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसकी अगर हम वेव्स देखें यहाँ पर, तो मैंने दोनों ये नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की, इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं है, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है। और ये जो डिफरेंस हो सकता है दोनों की फ्रीक्वेंसी का, जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है वो 10 हर्ट्ज का डिफरेंस होता है। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से कम होता है हमेशा। जब दो ऐसी वेव सुपर इम्पोज करेगी, देखो सुपर पोजिशन दिखाया है इनका, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है दोनों के अंदर, दोनों की फ्रीक्वेंसी का हल्का सा वेरिएशन है। तो ऐसी दो वेव जब सुपर इम्पोज करेगी तो इस तरह वेरिएशन आएगा इंटेंसिटी में। देखो, पहले इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, फिर इंटेंसिटी फिर बिल्कुल 0 हो गई है, फिर इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, फिर मैक्सिमम हो गई है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, और फिर 0 हो गई है, फिर इंक्रीज़ करेगी। इस तरह से इंटेंसिटी का क्या आएगा, पार्टिकुलर टाइम पर इंटेंसिटी का वेरिएशन आएगा, और इस इंटेंसिटी के वेरिएशन को ही बोलते हैं हम क्या, बीट्स। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, यहाँ पर ये बीट बन गई है एक। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, बीट पीरियड क्या होता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड। यानी कि दो मैक्सिमा जो बने हैं, उन दो मैक्सिमा के बीच में जो टाइम आएगा, सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में, उस टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। अब जैसे अगर ग्राफ के अंदर अगर हम इसको देखें, तो ये एक मैक्सिमा हमारा यहाँ पर बना है, नेक्स्ट मैक्सिमा हमारा यहाँ पर बना है। तो इन दोनों मैक्सिमा के बीच का जो ये टाइम आएगा, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का टाइम, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज़ नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। भी एक सेकेंड के अंदर कितनी बीट्स क्रिएट होगी, इसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब हम इसका जो है बीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर लिया है, हमने कंसीडर किया है दो वेव्स हमने कंसीडर किया है। एम्पलीट्यूड जो है इनका ए लिया है, और जबकि फ्रीक्वेंसी हमने इनकी डिफरेंट ली है। फर्स्ट वेव के लिए फ्रीक्वेंसी ν1 ली है, सेकंड वेव के लिए फ्रीक्वेंसी हमने ν2 जो है वो कंसीडर किया, और दोनों ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हमने राइट किया फर्स्ट के लिए y1 r sin ω1t, ω1 को लिख सकते हैं 2π × ν1, तो ये हो जाएगा r sin 2π ν1t, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड जो है हमने राइट किया दूसरी वेव्स के लिए r sin ω2 × t, तो ये आ जाएगा r sin 2π ν2t, ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। वेक्टर सम लेना होता है हमें इनका, तो ये इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। तो दोनों ही की वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की भी वैल्यू पुट कर देंगे r sin 2π ν1 × t, और y2 की वैल्यू जो है r sin 2π ν2 × t। r दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा r sin 2π ν1t प्लस में
साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर राइट करेंगे ऐसे। ट्राइग्नोमेट्रिक रिलेशन का हम यहाँ यूज करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। साइन सी प्लस साइन डी, इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये हमारे पास आएगा 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ पर साइन के साथ प्लस आता है, साइन सी प्लस डी, और साथ में आएगा कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो इसको अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो जो रिलेशन हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू रिजल्टेंट जो आएगा दिस इज इक्वल टू r पहले ही था बाहर 2 आ जाएगा, और रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, साइन पाई 2 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बनेगा न्यू 1 प्लस न्यू 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू टी, और कोस के साथ जो है कोस ऑफ सी माइनस डी बनेगा, तो 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो कोस वाली टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, 2 इसके साथ आ जाएगा आर के साथ, तो वाई का जो रिलेशन आएगा दिस इज इक्वल टू 2r। यहाँ से आएगा हमारा साइन, साइन की जगह पहले मैं कोस वाली टर्म को राइट करता हूँ, कोस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से ऊपर, तो यहाँ बचेगा पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, और साइन के साथ भी ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ही आ जाएगा यहाँ से पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी। तो ये हमारी जो है इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में से हम राइट करेंगे, अब इसको फर्दर दोबारा से राइट करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म हमारी आगे जो टर्म आई हुई है इसको हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड। ये क्या आ जाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट वेव का। तो y इज इक्वल टू, इसको मैं a राइट कर देता हूँ a, तो ये बन जाएगी साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है यहाँ से, जिसके अंदर a जो है वो एम्पलीट्यूड आया हमारा, और इसको हमने राइट किया 2r कोस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेव का जो है एम्पलीट्यूड आ जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, उसके लिए हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। द एम्पलीट्यूड ए विल बी मैक्सिमम, ए कब मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए अगर ए को मैक्सिमम करना है तो ये जो हमारे पास वैल्यू है कोस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी, ये टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास वो प्लस माइनस 1 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसका मीनिंग एंगल जो आया हमारे पास, ये जो आएगा ये कब मैक्सिमम होगा, अगर ये यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आती है ये टर्म किसके इक्वल आएगी, n पाई के इक्वल आती है, जहाँ पे n जो है n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, n कोई इंटीजर है यहाँ पर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी जो आएगा दिस इज इक्वल टू n, और t अगर फाइंड आउट करें हम तो दिस इज इक्वल टू n डिवाइड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो मीनिंग हम वो टाइम निकाल लेते हैं जिस टाइम पर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, तो ये वो टाइम आ जाएगा जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड कब कब मैक्सिमम होगा, उसमें हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर t इज इक्वल टू हम निकाल ले, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो फर्स्ट टाइम जो आएगा हमारा 0 आएगा। जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो t1 हमारा जो आएगा वो 1 डिवाइड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 आ जाएगा। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो t2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2। अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो t3 की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2। ऐसे ही n अगर n पुट करेंगे तो tn का फॉर्मूला बन जाता है, n इज इक्वल टू n पुट करते हैं तो tn जो आता है दिस इज n डिवाइड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2।
तो इस तरह से हम वो टाइम्स निकालेंगे जिस जिस टाइम के ऊपर जो है हमारी एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन रिलेशन का यूज करके टाइम पीरियड निकालें। इसका टाइम पीरियड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या आएगा, जैसे कि हमने डेफिनेशन की थी टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो दो सक्सेसिव जो मैक्सिमा था उनके बीच का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। हम यहाँ पे टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिख लेते हैं। तो T2 में से T1 को माइनस कर दो, या फिर T3 में से T2 को माइनस कर दो। ऐसे ही Tn में से अगर Tn-1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो आएगा T2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई न्यू1 माइनस न्यू2, और माइनस में T1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई न्यू1 माइनस न्यू2। तो ये जो टाइम पीरियड आएगा यहाँ से हम अगर इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास वापस क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई न्यू1 माइनस न्यू2। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारे पास, तो टाइम पीरियड हमें पता, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है हमेशा। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है n से लिख देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी को, n दिस इज इक्वल टू 1/t। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू1 माइनस न्यू2। तो ये हमारी वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू न्यू1 माइनस न्यू2, जो है ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसके बाद हम जो है एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो है हम वो टाइम निकालेंगे, टाइम एट विच एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम। एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हमारे पास जो ये टर्म आई थी कोस पाई न्यू1 माइनस न्यू2 इंटू टी, इसकी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, और मिनिमम वैल्यू कितनी, 0 आनी चाहिए ये। तो पाई न्यू1 माइनस न्यू2 इंटू टी, ये जो एंगल आएगा इसका मीनिंग, ये एंगल हमारे पास कितना आना चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए ये। ओड मल्टीपल ऑफ 90 लिखना है तो 2n + 1, और यहाँ आ जाएगा π/2। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। n की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इस तरह से हम n की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये पाई था यहाँ पर पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो t की जो वैल्यू आएगी 2n + 1 डिवाइड बाई 2, ये बचा हुआ है, और इधर से ये न्यू1 माइनस न्यू2 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम के लिए फॉर्मूला बचेगा, जिस टाइम पर हमारा एम्पलीट्यूड जो आएगा रिजल्टेंट वेव का वो क्या आएगा, 0, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इस टाइम पर, 0। और n की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे, हमारी टाइम आता रहेगा। अगर n की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम, तो स्टार्टिंग में हमारा जो टाइम आएगा, जब हमारा फर्स्ट टाइम एम्पलीट्यूड 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर से ये 1 बाई क्या बचेगा, 2 न्यू1 माइनस न्यू2। ठीक है, अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, मैं इसको T0 राइट कर देता हूँ यहाँ। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो T1 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 बन जाएगा, ऊपर 3 डिवाइड बाई 2 न्यू1 माइनस न्यू2। ऐसे ही अगर हम वैल्यू n की 2 पुट करते हैं तो T2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 न्यू1 माइनस न्यू2। और इसका भी अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड, तो ये हमारा T2 माइनस T1 कर सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1/न्यू1 माइनस न्यू2 तो दोनों में ही कॉमन है डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा 3, 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा, माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो बचेगा दिस इज इक्वल टू 1/न्यू1 माइनस न्यू2। तो मीनिंग टाइम जो रिपीटिशन का आएगा, जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, वो भी सेम आएगा जो हमारा मैक्सिमम के लिए आया है। तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करें यहीं से, बीट फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए,
तो वो भी हमारी जो n आएगा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो n जो आएगा वो भी हमारा सेम ही आएगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2। मीनिंग चाहे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो चाहे मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए हो, टाइम पीरियड और बीट फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, सेम आएगी। तो एप्लीकेशन जो है हमारे पास बीट्स की एप्लीकेशन है। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। कोई भी अननोन फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, मान लो न्यू 2 कोई अननोन फ्रीक्वेंसी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना आएगा, जो नॉन फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे। n2 जो है वो अननोन फ्रीक्वेंसी है, सॉरी न्यू 2 जो है वो अननोन फ्रीक्वेंसी है, और न्यू 1 जो है वो नॉन फ्रीक्वेंसी, और n नंबर ऑफ बीट्स। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड स्पेशली यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट गिवन है लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड में हमें क्या करना है, हम दो ट्यूनिंग फोक लेते हैं, दो ट्यूनिंग फोक लेंगे, मान लो इनमें से एक की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू 2 है। मीनिंग ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें फाइंड आउट करनी है, न्यू 2। तो इन ट्यूनिंग फोक्स में हम क्या करेंगे, जो सेकंड हमारा जो ट्यूनिंग फोक है, हम अगर ये सपोज करें कि इसके ऊपर हम जो इसकी प्रोंग्स के ऊपर थोड़ा सा वैक्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ पे वैक्स लगा देंगे। इसको बोलते हैं लोडिंग मेथड। अब जो दोनों को स्टक करेंगे हम और दोनों की फ्रीक्वेंसी को जो है सुपर इम्पोज करवाएंगे, तो दो केस हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा, कि हमारी जो नंबर ऑफ बीट्स है लोडिंग की वजह से अगर वो बीट्स डिक्रीज होती है। पहला केस क्या है, इफ़ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड ऑन लोडिंग बी विद वैक्स। फर्स्ट केस लेते हैं, अगर ये डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस, अगर बीट्स डिक्रीज करती है तो जो n लेंगे हम, n को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो हमारा जो अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला बनेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। और सेकंड केस है, इफ़ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड ऑन लोडिंग डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। अगर इंक्रीज करेगी तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा न्यू 2 का, दिस इज इक्वल टू न्यू 1, फिर यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। तो ये तो होता है हमारा लोडिंग मेथड। जब बीट फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज करती है तो n को हमें पॉजिटिव लेना है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो हमें n को जो है वो नेगेटिव लेना है। तो ये तो हमारा लोडिंग मेथड था जिसमें हमने वैक्स लगाया था और किसी ट्यूनिंग फोक जिसकी अननोन फ्रीक्वेंसी थी उसकी प्रोंग्स के ऊपर। और दूसरा मेथड हमारा जो है सेकंड मेथड, वो होता है हमारा फाइलिंग मेथड। अब फाइलिंग मेथड में क्या करेंगे हम, तो थोड़ा सा प्रोंग्स को फाइल कर देंगे, उसके ऊपर से थोड़ी सी मेटल जो है, जैसे ये हमारा ट्यूनिंग फोक है, बी ट्यूनिंग फोक है कोई जिसकी अननोन फ्रीक्वेंसी है न्यू 2, इसके ऊपर से थोड़ा सा, मैं थोड़ा इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये हमारा ट्यूनिंग फोक था, इसके ऊपर से थोड़ी सी मेटल उतार देंगे हम यहाँ से, जिसको बोलते हैं फाइलिंग। तो जिससे इसका वज़न कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला न्यू 2 के लिए अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए वही फॉर्मूला यूज होता है, न्यू 1 प्लस माइनस n, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन n के लिए चेंज हो गई है। तो क्या आएगी, n को कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ बीट्स जो है वो क्या करती है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, पहले हमने डिक्रीज लिया था, डिक्रीज, अगर डिक्रीज करती है, देखो ऊपर वाला केस अगर हम देखें, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बीट्स क्या ली थी, इफ़ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड ऑन लोडिंग ऑफ बी वैक्स डिक्रीजेज, तो हमने यहाँ पे n को पॉजिटिव लिया था। बट यहाँ पर हम जब डिक्रीज करेगी तो n को हम क्या लेंगे, n इज टेकन, उल्टा लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे इसको, नेगेटिव। तो फॉर्मूला जो बनेगा न्यू 2 का,
दिस इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस एन, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल रिवर्स बनेगा दोनों का। और सेकंड केस, इफ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इंक्रीजेज, तो n को हमें क्या लेना है, n को हम क्या लेंगे, नेगेटिव सपोज करेंगे यहाँ पर, तो न्यू 2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू न्यू 1, सॉरी यहाँ पर हम इसको क्या सपोज करेंगे, पॉजिटिव सपोज करेंगे, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा हमारा न्यू 1 प्लस n बनेगा। तो मीनिंग यही दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर लोडिंग मेथड में जब बीट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो n को हमने पॉजिटिव लिया था। बीट फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी तो n को नेगेटिव लिया था। बट यहाँ पर जो आएगा हमारा फाइलिंग मेथड के अंदर, तो जब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ़ बीट्स डिक्रीज होगी तो इसको n को नेगेटिव लेना है, नंबर ऑफ़ बीट्स अगर इंक्रीज होगी n को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इसका यूज करके हम जो है कोई भी अननोन फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ट्यूनिंग फोक के लिए। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड, अगर हम यूज़ देखें इसका, तो ये जो फिनोमिना है बीट फ्रीक्वेंसी का, ये म्यूजिशियन भी यूज करते हैं ट्यूनिंग में। तो द फिनोमिना ऑफ बीट्स इज यूज्ड by the musician in tuning म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ वो प्ले करते हैं, तो उनको ट्यूनिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, बीट्स का यूज करते हैं। थर्ड यूज जो है यहाँ पर रेडियो रिसेप्शन में इसका यूज होता है, इन रेडियो रिसेप्शन। रेडियो रिसेप्शन में इसका यूज होता है, और भी यूज कर सकते हैं हम इसका यूज जो है डिटेक्ट करने के लिए कि डेंजरस गैस माइंस के अंदर तो नहीं है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस इन माइंस। तो ये इसके यूज हो गया हमारे। तो एक टॉपिक यहाँ से और रह गया हमारा थोड़ा सा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।